जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है कि जो सीएसएस और पीएमएस के दरमियान में बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस क्या-क्या हैं। इनको इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद आप किन ओहदों के ऊपर बराजमान होते हैं, उन सब चीज़ों के मतलब डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर नेचुरली देखा जाए तो सीएसएस के मतलब तो बहुत सारी आगाही और अवेलेबल चीज़ें ऑलरेडी मटेरियल मवाद और सेंस मौजूद है। लेकिन पीएमएस की जो सर्विस है, ये पिछले चंद सालों में कुछ ज़्यादा ही पनप के ऊपर आई है, अगर आप इसे प्रोविंशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो। बड़े सारे एस्पिरेंट्स जो हैं अब इसे सीएसएस को ऊपर से पुश डालकर पीएमएस की तरफ राग़िब हो चुके हैं। इसकी तरफ भी मैं जो आपके बताऊंगा कि मेन फीचर और चीज़ें क्या हैं जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि पीएमएस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं सीएसएस के निस्बत। फ्रेंड्स, अगर जो इनमें पहले सिमिलैरिटीज़ देखी जाएँ तो वो मोर और लेस सेम ही हैं। दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है। अगर आपने बीए किया हुआ है या आपने 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री की हुई है या इसके अलावा भी आपने किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं, एलएलबी किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, तो आप एप्लीकेबल होते हैं। 21 साल एज लिमिट होती है लोअर एज लिमिट एग्ज़ाम में अपीयर होने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 30 साल। अगर जॉब आप ऑलरेडी कोई होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पीपीएससी के थ्रू ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, आप लेक्चरर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, व्हाट्सएवर यू आर, तो फिर इस केस में आपको सीएसएस के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। आपकी एज लिमिट 32 तक चली जाएगी। और पीएमएस के केस में आपको तकरीबन 4 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी और आपकी एज लिमिट जो एनहेंस करती 35 ईयर तक चली जाएगी, अगर आपकी 4 साल जॉब मौजूद है तो। ये तो फ्रेंड्स इनके दरमियान में रिक्वायरमेंट का डिफरेंस आ गया। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट इनको देखेंगे तो अगर आप इनका रिटन एग्जाम का सिलेबस देखें तो ये मोरलेस सेम ही है। कुछ कंपोजिशन का डिफरेंस है। 1200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम दोनों जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है वो 1200 नंबर के एग्ज़ाम पे ही मुहित हैं। उसके बाद 600 नंबर के ऑप्शनल और 600 नंबर के कंपलसरी जैसे सीएसएस में है वैसे ही पीएमएस में है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है, पीएमएस के अंदर जो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं वो आपने 200 मार्क्स के ईच ऑप्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको 200 नंबर के ही प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने उनको जो होता है 200 में ही ऑप्ट करना होता है, आप उसे 100 के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें सीएसएस में तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी होती है। आप चाहें तो 200-200 वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 वाले मार्क्स में भी। आपका अपना एप्टीट्यूड है कि आप कैसे अपना कम्बिनेशन पूरा करते हैं। ये ऑप्शनल का डिफरेंस आ गया। उसके बाद कंपलसरी में अगर जाएं तो यहाँ पे एक उर्दू पीएमएस का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, इसमें उर्दू का 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का पेपर, वेरी मच क्रिटिकल। कई बार बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो ऐसे प्रेस कम्प्रीहेंशन में तो अपना मामला क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कई बार यहाँ से भी रह जाते हैं। सो इट्स टफ एंड क्रिटिकल। जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 एमसीक्यू का पेपर। ये डिफरेंस आ गया उर्दू का और जनरल नॉलेज का। एक डिफरेंस आ जाता है एसए का। सीएसएस में आप जो एसए ऑप्ट करते हो वो आप ऑप्ट करते हैं तकरीबन 3 घंटों के अंदर 100 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम लिमिट का डिफरेंस दिया गया है। सीएसएस पीएमएस के अंदर जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और 100 मार्क्स के लिए आपने ऐसे ऑप्ट करना होता है। नो डाउट इसमें वर्ड्स की जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें डिफरेंस ज़रूर आ जाता है। जहाँ पे आपने सीएसएस में 2500 से 3000 तक जाना होता है, यहाँ पे आपकी जो लोअर लिमिट है वो कम कर दी जाती है। अभी फ्रेंड्स इसकी सिलेक्शन के नेक्स्ट प्रोसीजर जब आप रिटन क्लियर कर जाते हैं, जो इंटरव्यू है, अभी सीएसएस में जो इंटरव्यू होता है वो आपका 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। उसमें आपको 300 में से नंबर अलॉट किए जाते हैं। लेकिन पीएमएस का इंटरव्यू आपका 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, आपको 200 में से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मोरलेस देखा जाए तो इसमें डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। जो अगर आप सीएसएस के थ्रू पैस, जिसे हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, उसके अंदर एलोकेट होते हैं, तो सेम आप अगर आप सूबे की जो सर्विस होती है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं उर्फ़ आम में कि ये सूबे की पैस है।
सूबे के अंदर जो प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काम करती होती है वो पीएमएस ऑफिसर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं जो वीडियो के स्टार्ट में एक डिस्कशन के पॉइंट के तौर पर मैंने बात की थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्पिरेंट्स में सीएसएस की निस्बत पीएमएस का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये जो मैंने अपने तौर पे ऑब्जर्व की है कि जब आप सीएसएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको एक अच्छे कैडर के लिए टफ फाइट करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हर बंदा सीएसएस का एग्ज़ाम तो यही विजुअलाइज करके देता है कि आई विल बिकम असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, उनमें से भी आपका सूबों का कोटा चला जाता है, फीमेल कोटा चला जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जनरल सीट्स अगर पंजाब का कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए मोरलेस तकरीबन कह लें 10 सीट्स बच जाएंगी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो पैस में एलोकेट होंगे, लेकिन टैलेंटेड कैंडिडेट तो ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं। तो वो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए देखते हैं कि पीएमएस के अंदर जब आप देखते हैं तो मोर और लेस कई बार 80 सीट्स आ रही हैं। लास्ट टाइम जो अभी 2020 में हुआ इसमें तकरीबन 57 सीट्स थी, और उससे पहले जो हुआ था उसमें तकरीबन 130 के करीब सीट्स थी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और हर पीएमएस ऑफिसर जो चाहे पहले नंबर पे भी आया है, चाहे लास्ट नंबर पे आया है, चाहे मिड में है, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे कोई कैडर वाइज डिफरेंशिएशन नहीं होती। इस बार का जो पीएमएस का एग्ज़ाम था इसमें तो बिल्कुल ही कैडर की डिफरेंशिएशन नहीं थी, लेकिन इससे पहले जो ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं उनकी जो कैडर होता था वो अलहदा होता था, और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल ऑडिट एंड फंड का कैडर अलहदा होता था। लेकिन दिस टाइम 57 सीट्स थी जो पीएमएस ऑफिसर्स की, वो सारी की सारी जो थी जो एसएनगेड सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ही थी। तो मोरलेस यहाँ पे आपको एज असिस्टेंट कमिश्नर सर्व करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्पिरेंट्स के अंदर पीएमएस को क्रैक करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं कि जो एग्ज़ाम जो है इसका पैटर्न के तौर पे अगर देखा जाए, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरव्यू के मार्क्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब अगर देखा जाए तो सीएसएस में जैसे आपको पता है कि सबसे ऊपर पैस आ जाता है, फिर पीएसपी आ जाती है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कस्टम ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप, उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, पोस्टल ग्रुप, रेलवे ग्रुप एंड एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एज सच ऐसी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। पीएमएस की सर्विस इस लिहाज से बड़ी डायनामिक कंसीडर की जाती है कि इसके अंदर आपको सर्व करने के लिए जो कई सारे डिपार्टमेंट हैं उनमें इन अ क्लस्टर शेप आप सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक पीएमएस ऑफिसर सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले उसकी 6 माह की ट्रेनिंग एमपीडीडी में होती है। एमपीडीडी जैसे सीएसपी ऑफिसर्स की एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, इसी तरह ही सेम पैटर्न पे 6 माह के लिए लाहौर में वाल्टन रोड में मौजूद है एमपीडीडी की जो एकेडमी है, वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, इनकी जो 3 माह की ट्रेनिंग होती है वो इनकी एज सेक्शन ऑफिसर सिविल सेक्रेटेरिएट में ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 3 माह की इनकी फील्ड अटैचमेंट के ऊपर एज असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग की जाती है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग सर्व करते हैं। ये एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब इनकी ये ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट हो जाती है तो फिर कुछ जो है इनमें से फील्ड जॉब के ऊपर चले जाते हैं, कुछ इनमें से जो हैं जो डेस्क जॉब होती हैं सिविल सेक्रेटेरिएट में एज सेक्शन ऑफिसर, वहाँ पे चले जाते हैं। मोर लेस यहाँ पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर सर्व करने का मौका ज़रूर मिलता है। अगर आप ग्रेड 17 में हैं तो आप एज असिस्टेंट कमिश्नर सर्व करेंगे। जब आपकी प्रमोशन ग्रेड 18 में हो जाएगी तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे बराजमान हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप ग्रेड 19 में चले जाएंगे तो यू विल बी सिलेक्टेड एज या अपॉइंटेड एज डिप्टी कमिश्नर। तो इस लिहाज से इस सर्विस को बहुत डायनामिक कंसिडर किया जाता है। अगर इसके अलावा आप देखा जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन और डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर भी जो ऑफिसर बराजमान होते हैं वो सारे के सारे पीएमएस ऑफिसर्स ही होते हैं। इसके अलावा भी पंजाब गवर्नमेंट में जैसे आप देखा जाए तो सीएम प्रोटोकॉल ऑफिसर, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल ऑफिसर, तो ये सारे के सारे भी पीएमएस ऑफिसर्स ही होते हैं जो ये सारी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सूबे के अंदर जो पैस फेडरल लेवल पे काम करती है, सूबे के अंदर पीएमएस ऑफिसर प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विस वही काम सारे सर अंजाम देती है। फ्रेंड्स, कई बार इसके रिलेटेड ये चीज़ कही जाती है कि इनके प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मामलात हैं, लेकिन चलें हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अभी तो हमारी बिगनर्स के लिए ये सिर्फ आगाही थी।
फ्रेंड सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले जब ये अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो तब इनकी सैलरी तकरीबन 40-45 के करीब होती है। लेकिन जब ये फील्ड में आके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो तब इनकी सैलरी राउंड अबाउट 1 20 1 25 के करीब चली जाती है एग्जेक्टिव अलाउंसेस के तौर पे। स्केल वाइज अगर देखा जाए तो इनका दूसरी पंजाब में जितनी भी जॉब्स आप क्रैक करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेक्चरर हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं, व्हाट्सएवर यू आर, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सैलरी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके कुछ एग्जेक्टिव अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं जो इनको दूसरों की निस्बत कुछ प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अगर इस सिलसिले में और भी अगर किसी तरह की गाइडेंस आप चाहें तो बंदा हाजिर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली किसी वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।